वेरी गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स एजुकेशन। तो आज हम लोग अपना पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स का। जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, पार्ट हमने 1 कितना अच्छे से देख करा था, पार्ट 1 कर लिया था, पार्ट 2 आज हम लोग करेंगे। ठीक है, पार्ट 2 आज अपना फटाफट कंप्लीट करेंगे। चैप्टर है हमारा अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था, और एक अर्थव्यवस्था क्या होता है। ठीक है, हमने हाफली थोड़ा सा जान लिया था। ठीक है, थोड़ा सा हम रिव्यू कर देते हैं। आर्थिक सांख्यिकी मैंने बताया था कि ऐसे चयन करना होता है और ये एक समस्या होती है। ठीक है, और दुर्लभ संसाधनों को कुशलतापूर्वक प्रबंध करना होता है, एक ये होता है। फिर मैंने बोला था कि आर्थिक सांख्यिकी जो होती है सार्वभौमिक समस्या होती है, जिसे सब मनुष्य पर लागू होती है, ये किसी एक पर नहीं, ये इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, ये सभी वर्ग आयु वर्ग पर ये होती है, लागू होती है। ठीक है, फिर दुर्लभता मैंने बताई थी, मतलब कमी, किसी चीज़ की कमी। ठीक है, दुर्लभता वह स्थिति होती है जिसमें अर्थव्यवस्था एक निश्चित समय बिंदु पर वस्तु की कीमत स्थिर ज़्यादा होती है और वस्तु की कीमत कम होती है। ठीक है, और फिर मैंने बताया था आर्थिक एजेंट क्या होता है। आर्थिक एजेंट कौन होता है? ये वह व्यक्ति है, फिर ये संस्था होती है जिसमें आर्थिक निर्णय लिए जाते हैं, उपभोक्ता और उत्पादक और सरकार के द्वारा इसमें शामिल ये निर्णय लेते हैं। ठीक है, अर्थशास्त्र वो होता है जिसमें जो हमारे सीमित संसाधन है उनका दुर्लभ संसाधनों को इस तरह से बंटवारा कर देना कि उपभोक्ता जो है हमारा संतुष्ट हो जाए और उत्पादक अपना लाभ उत्पन्न कर ले और समाज अपना सामाजिक कल्याण उत्पन्न कर ले। ठीक है, ये मैंने बताया था। फिर अर्थशास्त्र की मैंने 2 शाखाएँ बताई थी। अर्थशास्त्र की मैंने 2 शाखाएँ बताई थी, व्यष्टि समष्टि। व्यष्टि में हम सूक्ष्म का अंदर और समष्टि माने समस्त मतलब बड़ा, संपूर्ण बड़ा। ठीक है, फिर मैंने बताया था व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में प्रत्येक इकाई के व्यक्तिगत उत्पादन, व्यक्तिगत फर्म, उपभोक्ता कितना है उसका हम अध्ययन करते हैं। जैसे कि एक छोटी मूल इकाई का अध्ययन रखा जाता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारा व्यक्तिगत उत्पादक हो गया और व्यक्तिगत उपभोक्ता हो गया और एक फर्म हो गया। ठीक है, इसका हम अध्ययन करा था। ठीक है, यही होते हैं समष्टि। समष्टि क्या होता है? समष्टि में समस्त आर्थिक मुद्दों का अध्ययन किया जाता है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखकर इसका निर्णय लिया जाता है, तब समष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। ठीक है, जैसे कि राष्ट्रीय आय, रोजगार, और व्यष्टि में एक प्रति व्यक्ति तक और इसमें समस्त। ठीक है, समस्त प्रति व्यक्ति तक आय तक ध्यान रखा जाता है। फिर मैंने इसके अंदर बताए थे कि ये प्रति व्यक्ति तक ध्यान रखता है और ये इसमें समस्त, और इसमें समस्त होता है, समस्त व्यक्ति के आय का रखा जाता है, बेरोजगारी रखा जाता है। फॉर एग्जांपल राष्ट्रीय आय कितनी है, बेरोजगारी कितनी है, बेरोजगारी की समस्या कितनी है, और इसमें प्रति व्यक्ति आय तक सिर्फ 1-2 व्यक्ति तक, व्यक्तिगत उत्पादन कितना है और व्यक्तिगत उपभोक्ता कितना है। ठीक है, फिर फॉर एग्जाम्पल जो ये होता है, ये चर पर व्यष्टि अर्थशास्त्र में जो समष्टि अर्थशास्त्र के चर होते हैं, मतलब घटक होते हैं, वो इसमें स्थिर रहते हैं। और व्यष्टि अर्थशास्त्र मुख्यतः एक वस्तु की निर्धारण संबंधित होती है, कीमत से निर्धारित संबंध से संबंधित होती है। ठीक है, फिर समष्टि अर्थशास्त्र में व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या होता है कि अर्थशास्त्र में हमारे चर स्थिर रहते हैं। ठीक है, फिर मैंने बताया कि समष्टि अर्थशास्त्र मुख्यतः जीडीपी हो जाती है। ठीक है, निर्धारण सामान्य कीमत स्तर से संबंधित होती है। ठीक है, फिर इसके मैंने कुछ घटक बताए थे, ये कुछ बता दिए थे, आप लोगों को देखने हैं तो प्रीवियस वीडियो में आप लोग जाके देख सकते हैं। तो हम लोग समष्टि के कर रहे थे घटक। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ से हमारी वीडियो स्टार्ट है, अच्छे से समझते हैं। फिर अपना रिव्यू हमने कर लिया फर्स्ट टर्म का, और अगर आप लोगों को डिटेल में जाना है, मैंने तो छोटा सा रिवीजन कर दिया जितना हमने पढ़ा था, और अगर आप लोगों को जाना है तो फर्स्ट वीडियो आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। अब आता है हमारा नंबर इसका। ठीक है, हम लोग ये किसके घटक कर रहे थे हम लोग समष्टि के घटक। ठीक है, तो इसमें समस्त से ही है तो अर्थव्यवस्था ले लिया। अर्थव्यवस्था स्फीतिक तथा अस्फीतिक अंतराल में संबंधित सिद्धांतों को हम जानेंगे। ठीक है, तो स्फीतिक तथा अस्फीतिक अंतराल जो होता है, इससे संबंधित विज्ञान सिद्धांत ये विश्लेषित करता है कि हमारे, ठीक है, मतलब इसको जो ये विश्लेषित करता है कि किस प्रकार पूर्ण रोजगार जो है संतुलन उत्पादन स्तर से कम या अधिक होने की स्थिति में स्फीति और अंतराल उत्पन्न होते हैं। ठीक है, अगर कम होंगे तो भी ये उत्पन्न होंगे, ज़्यादा होंगे तो भी उत्पन्न होंगे। ठीक है, लेवल में रहना चाहिए भाई। ठीक है, फिर आता है गुणक सिद्धांत। क्या होता है गुणक सिद्धांत, पता है किसी को? चलो पता है तो उसमें कमेंट बॉक्स में बता दें। ठीक है, और तो जो हमारा गुणक सिद्धांत होता है ना,
तो गुणक सिद्धांत ये विश्लेषित करता है हमारा कि किस प्रकार से अर्थव्यवस्था में जो निवेश व्यय के आधार हैं पर आय सृजित किस तरह से किया जाए। हमने निवेश तो कर दिया, पैसा इन्वेस्ट तो कर दिया, बट उससे आय कैसे हम कमाएं, तो ये गुणक सिद्धांत होता है। ठीक है, अब आता है हमारा राजकोषीय मौद्रिक नीतियाँ सिद्धांत। ठीक है, राजकोषीय तथा मौद्रिक नीतियाँ सिद्धांत ये विश्लेषित करता है कि किस प्रकार से सरकार या तथा केंद्रीय बैंक में स्फीति तथा अस्फीति अंतराल को ठीक करने के लिए नीतियाँ निर्माण करती हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा मुद्रा पूर्ति तथा साख सृजन सिद्धांत। साख को सृजन करने का क्या गेन, साख को बढ़ाने का। ठीक है, ये करती हैं। तो मुद्रा पूर्ति तथा साख सृजन सिद्धांत ये विश्लेषित करता है कि किस प्रकार से व्यवसाय या फिर वाणिज्य बैंक जो होते हैं मुद्रा पूर्ति तथा साख सृजन करती है। ये हमें कौन बताता है? मुद्रा पूर्ति तथा साख सिद्धांत। ठीक है, सरकारी बजट सिद्धांत। भाई सरकारी बजट सिद्धांत ही हमें ये विश्लेषित करता है कि बजटीय घाटे की मांग तथा कारणों का विश्लेषण इसमें किया जाता है। किसमें? बजट के उसमें। ठीक है, बजट में विनिमय दर तथा भुगतान शेष सिद्धांत और विनिमय दर तथा भुगतान शेष यह विश्लेषित कर रहा है हमारा कि किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में विनिमय दर निर्धारण होता है और भुगतान शेष किस प्रकार से घरेलू उसमें प्रभावित करता है, अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। अब एक क्वेश्चन आ जाता है, जब हमने इतना ही पढ़ लिया है तो क्वेश्चंस भी कर लेते हैं कुछ। ठीक है, 4 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। ठीक है, क्वेश्चन में पेपर में एक ना एक क्वेश्चन तो इसमें से आएगा ही आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा उस मौलिक आर्थिक समस्या को बताना है जिसके कारण अर्थशास्त्र अध्ययन की एक विषय सामग्री के रूप में उभरता है। उस एक आर्थिक समस्या संसाधनों के विवेकशील प्रबंध कुशलतापूर्वक प्रयोग की समस्या के कारण अर्थशास्त्र अध्ययन की ठीक विषय सामग्री के रूप में उभरता है। ठीक है, मैंने ये डेफिनेशन आपको बताई थी। ठीक है, वही आ रहे हैं जो मैंने पढ़ाया है आप लोगों को। आर्थिक समस्या क्या उत्पन्न करती है? आर्थिक समस्या, या फिर हम आर्थिक समस्या का अध्ययन क्यों करते हैं, या फिर संसाधनों की विशेषता हमें बतानी है, सब का ले लेते हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चंस। तो ये सब का कहने का मतलब एक ही है इनका मतलब कहने का, बस समझने की बात होती है। ठीक है, तो आप लोग यही तो नहीं समझते हो पेपर में। ठीक है, तो समझिए, आर्थिक समस्या निम्न कारणों से उत्पन्न होती है। भाई आर्थिक समस्या काफ़ी कारणों से उत्पन्न होती है। पहले तो संसाधन सीमित होता है, उसका चयन भी हमें करना पड़ता है। संसाधन के वैकल्पिक प्रयोग होते हैं, उसे किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करें हम तक कुशलतापूर्वक प्रयोग हो उसका। ठीक है, मनुष्य आवश्यकताएँ भी असीमित हैं। भाई संसाधन हमारे दुर्लभ हैं और उनकी संसाधन क्या है? सीमित है, और उनकी दुर्लभता जो उनके मनुष्य की जो आकांक्षाएँ हैं वो क्या है? मनुष्य की आकांक्षाएं जो हैं ज़्यादा हैं, है ना, इसी को। ठीक है, और फिर है संसाधन दुर्लभ होते हैं। ये तो हमने पहले लिया, सीमित है, दुर्लभ है, एक ही बात है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा संसाधन के विवेकशील प्रबंध से आप क्या समझते हैं? विवेकशील प्रबंध से क्या समझते हैं आप लोग? संसाधन के विवेकशील प्रबंध से कि संसाधन के विवेकशील प्रबंध से अभिप्राय ये है कि संसाधनों के कुशलतापूर्वक प्रयोग से है विवेकशील प्रबंध, यानी कि विवेकशील प्रबंध बोलो या कुशलतापूर्वक प्रयोग बोलो, विवेकशील प्रयोग बोलो या फिर कुशलतापूर्वक प्रबंध बोलो। ठीक है, समझ गए? तो इतना आप लोगों को समझ आ गया होगा। सॉरी ये गलत हो गया। फिर नीचे 2 क्वेश्चन है, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, आंसर था ये भी, ये वाला आंसर है ये। ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र पर हम देख लेते हैं। एक उपभोक्ता विभिन्न संसाधनों का प्रयोग इस प्रकार करता है उपभोक्ता कि ताकि उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो जाए, है ना। वैसे ही कुशलतापूर्वक प्रयोग करता है संसाधनों का, तो
और तो और वो करता है क्या कि एक सेकेंड, तो वो क्या करता है, एक उत्पादक जो है विभिन्न संसाधनों का प्रयोग इस प्रकार से कर देता है, जो उत्पादक है उस इस तरह से कर देता है कि अधिकतम लाभ प्राप्त हो जाए। तो ये क्या काय की परिभाषा है, अर्थशास्त्र की, काय की अर्थशास्त्र की, ठीक है। चलो समष्टि अर्थशास्त्र क्या है भाई, ये समष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, तो एक देश अर्थव्यवस्था दो स्तर पर होते हैं ना, व्यष्टि और समष्टि। व्यष्टि पे तो हमने जान लिया, तो समष्टि एक देश अर्थव्यवस्था या फिर एक देश या फिर एक अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था को एक देश ही कहा जाता है, अर्थव्यवस्था एक देश की अर्थव्यवस्था, ठीक है। संसाधनों का प्रयोग इस प्रकार से करता है ताकि जीडीपी स्ववृद्धि की दर से वृद्धि हो तथा सामाजिक कल्याण भी अधिकतम हो जाए, ठीक है। अब मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वो क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चंस हो गए, कंप्लीट क्वेश्चंस, ठीक है। अब है हमारा वास्तविक अर्थशास्त्र। वास्तविक अर्थशास्त्र क्या है भाई, वास्तविक अर्थशास्त्र भूत वर्तमान तथा भविष्य के उन आर्थिक मुद्दों, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये वास्तविक अर्थशास्त्र, ठीक है। वास्तविक अर्थशास्त्र भूत यानी कि प्रेजेंट, पास्ट, वर्तमान प्रेजेंट तथा भविष्य फ्यूचर, ठीक है, पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट, ठीक है, उन आर्थिक मुद्दों से संबंधित है जिनका तथ्यों तथा आंकड़ों द्वारा अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे स्वतंत्रता प्राप्ति के समय गरीब लोगों की संख्या जो है वर्तमान की तुलना में अधिक थी। प्रेजेंट के टाइम में जो स्वतंत्रता के टाइम गरीबों की संख्या थी, प्रेजेंट के टाइम में अधिक थी गरीबों की संख्या, पहले अब कम हो गई है, ठीक है। भारत में 22% जनसंख्या गरीब है, पहले ज़्यादा गरीब थी, है ना। यदि जनसंख्या में वृद्धि इसी दर से बढ़ती रही तब 2020 में गरीब लोगों की संख्या जो है 22% से अधिक हो जाएगी, ठीक है। 2020 में हो ही गई है, अब तो 2023 है ना हमारा, अब और ज़्यादा हो गई है, ठीक है। और वास्तविक उभनों के नहीं, उभनों नहीं, कथन, हाँ कथन सॉरी, वास्तविक कथनों की विशेषता क्या होती है कि ये जो होते हैं ना कथन, मनुष्य के भूत, प्रेजेंट और फ्यूचर से हाँ, तो जो कथन होते हैं ये मनुष्य के जो प्रेजेंट, फ्यूचर, परफेक्ट, अरे सॉरी, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर से जो होते हैं संबंधित होते हैं, आर्थिक व्यवहार का अध्ययन करते हैं, ठीक है। ये कथन जो होते हैं वह पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर से संबंधित आंकड़ों तथा तथ्यों का आधारित होते हैं इन पे, ठीक है। इन कथनों की सत्यता की जांच की जा सकती है भाई, क्योंकि इसमें कंपैरिजन होता है किससे, फ्यूचर से, प्रेजेंट से पास्ट कंपैरिजन हो रहा है। ये कथन अर्थशास्त्रियों के विचार को प्रकट करते हैं। अर्थशास्त्रियों के ध्यान देने की एक बात है हमारी कि वास्तविक कथन सदैव सत्य नहीं होते, परंतु इनकी सत्यता की जांच की जा सकती है। भाई हमने झूठ बोल दिया कि 2000 ये हमेशा सत्य नहीं होते, क्योंकि जैसे हम मान लें जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, फॉर एग्जांपल, ठीक है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो क्या हमारे अभी 135 करोड़ की जनसंख्या है हमारी, है ना, भारत की। तो जब क्या 200 करोड़ की जनसंख्या थी, अब मैंने बोल दिया 200 करोड़ की जनसंख्या थी और अब 135 करोड़ के पहले से कम हो गई है, तो वही कह रहा है वास्तविक कथन जो होता है हमेशा सत्य नहीं होते ये, ठीक है। लेकिन इसकी सत्यता की हम जांच कर सकते हैं भाई, लोगों की जांच कर सकते हैं हम लोग, बिल्कुल हमारे पास वो है ना प्रूफ है सारे, ठीक है। आदर्शात्मक अर्थशास्त्र, ठीक है। आदर्शात्मक अर्थशास्त्र क्या होता है, आदर्शात्मक अर्थशास्त्र जो होता है कि आदर्शात्मक अर्थशास्त्र आर्थिक मुद्दों तथा समस्याओं पर अर्थशास्त्रियों के विचारों से संबंधित है कि क्या होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए से संबंधित होता है। मनरेगा एक दिन भारत में बेरोजगारी की समस्या का अंत करेगा, अभी करा नहीं है। मनरेगा क्या है कि ना
कहने का मतलब ये है कि जो अर्धशात्मक अर्थशास्त्र ये जो होता है ना, आर्थिक मुद्दों तथा समस्याओं के अर्थ के विचारों से संबंधित है कि क्या होना चाहिए। जो जैसे कि हम उदाहरण ले लेते हैं, मनरेगा एक दिन भारत में बेरोजगारी की समस्या का अंत करेगा। मनरेगा मतलब होता है कि मनरेगा मतलब होता है भाई हमारा मनरेगा, एम से महात्मा गांधी, महात्मा जी से गांधी, एन से ग्रामीण मतलब नेशनल, आर से रूलर, ठीक है, ई से एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट, रूलर माने गारंटी और जी माने गारंटी और एक सेकंड। तो कहने का मतलब ये है, एक सेकंड, तो मैं भी कंफ्यूज हो गई थी थोड़ा। हाँ, अब बता देती हूँ। हाँ, तो जो ये मनरेगा है ना, मनरेगा जो है एम से होता है महात्मा गांधी, ठीक, जी से होता है गांधी, महात्मा गांधी हो गया एम जी से, एन से नेशनल, आर से रूलर, ई से एम्प्लॉयमेंट, जी से गारंटी, ए से एक्ट अधिनियम, ठीक है। तो महात्मा गांधी ग्रामीण रूरल महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम जो है ये एक दिन बेरोजगारी का अंत करेगा, बेरोजगारी की जो समस्या है उसका भी एक दिन अंत करेगा, ठीक है। तो मतलब महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी ये एक्ट, ठीक है, समझ गए। चलो, तो इतना हो गया। फिर इसके कथनों की जो विशेषता होती है, क्या इसकी विशेषता होती है ये भी जान लेते हैं। इसकी विशेषता होती है कि हाँ, ये कथन मूल्यांकन निहित होते हैं, मूल्यांकन से निहित होते हैं, बिल्कुल ये मूल्यांकन, ठीक है। और इन कथनों के कारण विवाद एवं बहस होती है, उत्पन्न होती है, बहस होती है। ये कथन विचारों को दर्शाते हैं, इसलिए इनकी सत्यता की जांच नहीं की जा सकती, क्योंकि ना ये विचार अपना प्रकट करते हैं, हाँ ऐसा होना चाहिए, ऐसा होगा, है ना। इसीलिए क्योंकि जैसे कि विषय वास्तविक में था कि हम पहले के आंकड़े दे रहे थे ना, इसमें क्या होता है कि हम लोग अपने विचारों को देते हैं कि क्या होना चाहिए भाई, आपसे पूछा जा रहा है कि हम क्या करें, तो फिर बताएंगे कि हाँ ये होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए इसकी सत्यता की जांच नहीं की जा सकती। ये कथन सुझाव देते हैं आर्थिक समस्या का उपाय क्या होना चाहिए, आर्थिक समस्या का उपाय, इसीलिए क्या होना चाहिए, ठीक है। ध्यान दीजिए कि आदर्शात्मक कथन केवल विचारों को प्रकट करता है, अवश्य नहीं है कि किसी आर्थिक समस्या का श्रेष्ठतम हल हो, क्योंकि विचारों को प्रकट कर रहा है कि हाँ बिल्कुल सोच समझ कर, क्योंकि कोई अपना विचार प्रकट कर रहा है उस पर सोच विचार कर कर हमें उसको लागू करना है कि हाँ ये नहीं कि हाँ ये विचार दे रहा है तो ये ठीक ही है, ठीक है। ये भी ध्यान देने की बात है। अब इसमें अंतर आता है इसमें। तो वास्तविक अर्थशास्त्र में अंतर और आदर्शात्मक में अर्थशास्त्र में अंतर। तो वास्तविक अर्थशास्त्र पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर आर्थिक से संबंधित होते हैं, मैंने तो बता दिया ये वाला, ठीक है। और जो आदर्शात्मक होते हैं, आदर्शात्मक आर्थिक मुद्दों आर्थिक समस्याओं के अर्थशास्त्र के विचार से संबंधित होते हैं ये हमेशा, ठीक है। फिर जो ये वास्तविक होते हैं, वास्तविक अर्थशास्त्र के कथन क्या है, क्या था, क्या होगा, ये तीनों से संबंधित होता है, मतलब प्रेजेंट फ्यूचर पास्ट, ठीक है, प्रेजेंट फ्यूचर पास्ट इससे संबंधित होता है। लेकिन आदर्शात्मक के कथन जो होते हैं क्या होना चाहिए, सिर्फ एक ही से संबंधित होता है कि क्या होना चाहिए, ये अपने विचारों को प्रकट करता है, ठीक है। फिर है कि हाँ कि ठीक है, तो फिर है हमारा वास्तविक कथन सदैव सत्य नहीं होते, मैंने बताया, क्योंकि इनकी असत्य की जांच की जा सकती है वास्तविक कथनों की, ठीक है। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक। आदर्शात्मक कथनों की सत्यता की जांच नहीं की जा सकती क्योंकि इसमें विचारों को प्रकट किया जाता है, ठीक है। फिर तथ्यों के आंकड़ों की सत्यता की जांच की जा सकती है, इसमें आदर्शात्मक सत्यता की जांच नहीं की जा सकती। ये कथन मूल्यांकन निहित होते हैं, ये कथन मूल्यांकन निहित होते हैं, ठीक है, मूल्यांकन नहीं किया जा सकता उसमें, लेकिन इसमें मूल्यांकन निहित नहीं होते इनकी, इसलिए सत्यता की जांच की जा सकती है। अब आता है हमारा अर्थव्यवस्था, ठीक है। अर्थव्यवस्था के बारे में अब हम जानते हैं क्या होती है ये अर्थव्यवस्था। कि अर्थव्यवस्था जो है ना, अर्थव्यवस्था एक आर्थिक संगठन है,
ठीक है। ये एक आर्थिक संगठन है जो विशेष क्षेत्र में रहने अर्थव्यवस्था मतलब आर्थिक ये एक आर्थिक संगठन होता है जो एक विशेष क्षेत्र में रहने वाले लोगों जीविका यापन से साधन उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, जीविका यापन करने के लिए साधन उपयोग कराता है मतलब संसाधन। ठीक है, अर्थशास्त्र के 3 पार्ट्स होते हैं, बाजार पूंजीवादी अर्थशास्त्र, फिर समाजवादी अर्थशास्त्र और मिश्रित अर्थशास्त्र। जो बाजारवादी होते हैं, पूंजी अर्थव्यवस्था, ये लाभ अधिकतम करते हैं अपना। ठीक है, और जो ये सामाजिक अर्थव्यवस्था होती हैं, ये सामाजिक कल्याण करती हैं। और जो मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं होती हैं हमारी, ये क्या करती हैं, लाभ प्लस सामाजिक कल्याण। तो हमारा जो भारत है, भारत कैसी अर्थव्यवस्था है, भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था है, क्योंकि इसमें लाभ भी करा जाता है और सामाजिक कल्याण भी किया जाता है, इसीलिए भारत क्या है, मिश्रित है, कोई एक नहीं है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है हमारा भारत। ठीक है, फिर आता है हमारा अब बाजार। मैंने शॉर्ट में तो समझा दिया, डिटेल में समझ लेते हैं। बाजार अर्थव्यवस्था, बाजार अर्थव्यवस्था बोला जाए या फिर पूंजी अर्थव्यवस्था बोला जाए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बोला जाए, बात एक ही है। ठीक है, तो ठीक है, बाजार अर्थव्यवस्था ये होती है कि बाजार अर्थव्यवस्था एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था है जहाँ सभी निर्णय एक उत्पादक तथा एक उपभोक्ता द्वारा स्वतंत्र रूप से लिए जाते हैं। इसमें एक उत्पादक जो है ये निर्णय लेता है कि क्या उत्पादन किया जाए, है ना, कैसे उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए, और तो और एक जो उपभोक्ता होता है ये निर्णय लेता है कि वह किस वस्तु की कितनी मात्रा का उपभोग करे, किस वस्तु को कितने रुपए में वो खरीदे और कितनी मात्रा में वो उसका उपभोग करे। ठीक है, इस अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता प्रभुत्व प्रधान होता है। उपभोक्ता जो होता है प्रभुत्व पहला प्रधान होता है। इस अर्थव्यवस्था में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। ठीक है, किसमें, बाजार अर्थव्यवस्था में इसका कोई हस्तक्षेप नहीं होता। छोटी डेफिनेशन में कहूँ तो ये एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था होती है जिसमें आर्थिक क्रियाओं पर मांग तथा पूर्ति की बाजारी शक्तियों का नियंत्रण होता है। ठीक है, किसका नियंत्रण होता है, मांग तथा पूर्ति की बाजारी शक्ति का नियंत्रण इसमें होता है। ठीक है, तथा इस अर्थव्यवस्था में निजी स्वामित्व के उद्यमों को शामिल किया जाता है। इस अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य लाभ अधिकतम करना होता है, लाभ अधिकतम करना। ठीक है, फिर आता है हमारा केंद्रीय नियोजित, केंद्रीय योजनाबद्ध बोला जाए या तो समाजवादी बोला जाए, एक ही बात है। ठीक है, तो एक केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था एक सरकारी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, जहाँ सभी निर्णय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ऐसे अगर छोटी भाषा में बोलूँ तो वह अर्थव्यवस्था है जिसमें आर्थिक क्रियाओं पर किसी केंद्रीय अधिकारी अथवा या फिर सरकार का नियंत्रण ही होता है इस पर। ठीक है, उसमें सरकार का नहीं होता, किसमें, बाजार में नहीं, बाजार अर्थव्यवस्था में सरकार का नहीं होता। लेकिन जो हमारी केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था भी बोला जाता है, इसमें सरकार का हस्तक्षेप होता है, सरकार का नियंत्रण उसमें होता है। ठीक है, तो केंद्रीय अर्थव्यवस्था कार्यों द्वारा लिए जाते हैं। ठीक है, इस अर्थव्यवस्था में सभी निर्णय क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए, सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, किसी अधिकारी द्वारा लिए जाते हैं, किसी अधिकारी द्वारा लिए जाते हैं। ठीक है, इस अर्थव्यवस्था में, लेकिन वो सरकारी का ही होता है। ठीक है, लेकिन इस अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता प्रभुत्व प्रधान नहीं होता। जो उपभोक्ता होता है प्रभुत्व प्रधान नहीं होता, क्योंकि इसमें सरकार निर्णय ले रही है कि वो क्या करे, है ना, क्या उत्पादन करे। लेकिन जो बाजार होता है उसमें वो खुद उपभोक्ता जो होता है प्रभुत्व प्रधान होता है, प्रभुत्व होता है या तो फिर प्रधान होता है, क्योंकि उसमें वो खुद देख रहा है कि उसे कितनी मात्रा में कितनी चीज़ें लेनी चाहिए। ठीक है, इस अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक स्वामित्व के उद्यमों का शामिल किया जाता है। इस अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य जो होता है, उद्देश्य सामाजिक कल्याण करना होता है। ठीक है, मुख्य उद्देश्य। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है हमारी, मिश्रित अर्थव्यवस्था जो होती है हमारी, मिश्रित अर्थव्यवस्था बाजार अर्थव्यवस्था तथा केंद्रीय का मिश्रण होता है। ये तीनों चीज़ों का मिश्रण होता है। सभी निर्णय लेने दोनों अर्थव्यवस्थाओं की आपसी सहमति से लिया जाता है, जहाँ सभी निर्णय क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए तथा किसके लिए उत्पादन किया जाए, दोनों अर्थव्यवस्था अर्थात एक उत्पादक तथा उपभोक्ता तथा उत्पादक के सरकार द्वारा नियुक्त केंद्रीय अधिकारियों द्वारा लिए जाते हैं। इस अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता प्रभुत्व होता है, इसमें उपभोक्ता प्रभुत्व होता है,
इस अर्थव्यवस्था में निजी और सार्वजनिक दोनों स्वामित्व के उद्यम मतलब फर्म शामिल होती हैं तथा इस अर्थव्यवस्था का उद्देश्य लाभ अधिकतम करना और सामाजिक कल्याण करना दोनों ही होता है। इसका उद्देश्य छोटी भाषा में बोला जाए तो एक अर्थव्यवस्था है, ये वो एक अर्थव्यवस्था होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था जिसमें आर्थिक क्रिया बाजारिक शक्तियों द्वारा नियंत्रित की जाती है। बाजारी शक्तियों का भी होता है परंतु सरकार द्वारा भी नियमित की जाती है। ठीक है, अधिकतर आधुनिक अर्थव्यवस्था जो होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। ठीक है, अधिकतर। फिर आता है हमारा आगे बाजार। इनमें अंतर तो बहुत ईजी हो जाएंगे इसमें आप, है ना, हो जाएंगे अंतर तो भाई। हाँ, तो इसमें अंतर आ जाता है हमारे। तो ये जो हमारे अर्थव्यवस्था होती है वाली, इसमें जो हमने 3 अर्थव्यवस्था पढ़ी, बाजार अर्थव्यवस्था, केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था जो हमने पढ़ी है, इसमें तीनों में अंतर बीच दिए गए हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो तीनों को हमने एक ही बॉक्स में ले लिया क्योंकि अंतर ही तो बताना है ना। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अंतर बहुत ईजी है, ऐसे आराम से बताएंगे। ठीक है, तो बाजार अर्थव्यवस्था एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था है। ठीक है, जहाँ निर्णय लेना उपभोक्ता तथा सरकार उत्पादक के द्वारा स्वतंत्र रूप से लिया जाता है। लेकिन केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था एक सरकारी अर्थव्यवस्था जहाँ सभी नियंत्रण द्वारा सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, अधिकारी द्वारा लिए जाए या फिर केंद्रीय अधिकारी द्वारा लिए जाते हैं। लेकिन मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि ये दोनों द्वारा लिए जाते हैं। मिश्रित जहाँ सभी उत्पादक उपभोक्ता सरकार द्वारा आपसी सहमति से लिए जाते हैं। ठीक है, फिर है हमारा कुछ और एग्जाम्पल्स हैं। बाजार अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। बाजार अर्थव्यवस्था केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था का सामाजिक कल्याण करना होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का उद्देश्य लाभ अधिकतम करना और सामाजिक कल्याण भी करना, दोनों ही होता है इसका उद्देश्य। ठीक है, बाजार अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता प्रभुत्व होता है, लेकिन केंद्रीय प्रभुत्व नहीं होता उपभोक्ता, लेकिन इसमें उपभोक्ता ही प्रभुत्व होता है। ठीक है, और इस अर्थव्यवस्था में निजी स्वामित्व उद्योगों को शामिल किया जाता है। निजी पब्लिक फर्म जो है वो प्राइवेट फर्म जो होती हैं इनको भी इसमें शामिल किया जाता है। लेकिन इसमें सार्वजनिक जो केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था होती है, केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था जो होती है सार्वजनिक स्वामित्व के उद्यमों को शामिल इसमें किया जाता है। ठीक है, सार्वजनिक। ठीक है, गवर्नमेंट, ये क्योंकि इसमें सरकार का ही तो प्रभुत्व रहता है, सरकार का ही तो नियंत्रण इसमें रहता है। सारा सरकार या निर्णय लेती है या तो फिर सरकार का केंद्रीय अधिकारी निर्णय लेता है, इसीलिए। ठीक है, इस और जो बाजार मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है, इस अर्थव्यवस्था में निजी तथा सार्वजनिक स्वामित्व के उद्यमों का शामिल किया जाता है। ठीक है, क्लियर। चलो तो आगे बढ़ते हैं। फिर है हमारा इस अर्थव्यवस्था में, कौन सी अर्थव्यवस्था में? बाजार अर्थव्यवस्था में। तो इस अर्थव्यवस्था में संसाधनों का पर जनता का नियंत्रण होता है। किसका? जनता होगा, क्योंकि उसमें उपभोक्ता प्रभुत्व होते हैं, है ना, इसीलिए। अब आता है हमारा केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था। तो केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था क्या होती है? इस अर्थव्यवस्था में जो है संसाधनों पर सरकार का नियंत्रण होता है, क्योंकि ये सामाजिक कल्याण करना चाहती है। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है? इस अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर दोनों का नियंत्रण होता है, उपभोक्ता का भी, सरकार का। ठीक है, तो होप सो आप लोगों को ये चैप्टर समझ आया होगा बिल्कुल अच्छे से। तो अगर आप लोगों को अच्छे से चैप्टर हमारा समझ आया, सेकंड पार्ट भी मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर करवा दिया, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, ताकि वो भी हेल्पफुल हो। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आप लोगों को इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन फटाफट आप लोगों को मिल जाए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर कोई डाउट होता है आप लोगों को तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।